हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने ग्राम समाज एवं विकास में ऑलरेडी 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और जो भी उसके लिए प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे या तो परीक्षा में आने से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 में एंट्री कर चुके हैं। तो इसका नाम क्या है? ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ग्राम समाज में जो हमारा गांव का समाज है, जो हमारे गांव का समाज है, उसमें भूमि सुधार का महत्व क्या है, यानी कि भूमि का जो वितरण है गांव में, जो गांव के किसान हैं, गांव के लोग हैं, भूमि यानी कि जमीन का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से हुआ है। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे देश में पहले मुगलों का शासन था, ठीक है ना, फिर अंग्रेजों का आया, तो हर किसी की अपनी अपनी पद्धति थी। दीवानी का अर्थ क्या होता है कि दीवानी का अर्थ यह होता है कि जो राजस्व है, जो भूमि से मिलने वाला टैक्स है, उसको वसूलने का जो डिपार्टमेंट होता था उसको लोग दीवानी बोलते थे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भूमि पर जो कर होता है, जो किसान के भूमि पर या फिर किसान के उत्पादन पे जो कर होता है, उसको वसूलने का जो विभाग होता है उसको हम दीवानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दीवानी के जो तरीके थे वो अपने अपने समय में अलग अलग रहे हैं। मुगलों के टाइम में कुछ और रहा है। उसके पहले मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो इस टाइम में दीवानी वसूलने यानी कि ज़मीन पर और उनके उत्पादन पर कर वसूलना का जो तरीका था वो यहाँ पर कुछ और था, मुगलों के टाइम में कुछ और था और अंग्रेज़ों के टाइम में कुछ और था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा विषय है, जो हमारा टारगेट है लेखपाल का, उसमें हमें अंग्रेज़ों के टाइम से और आज़ादी तक, उसके बाद आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या नियम आए हैं, कैसे लोगों में भूमि का बंटवारा हुआ है, उसको हमें पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के समय से, ठीक है ना, अंग्रेज़ों के समय से और आज तक इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश मन से, खुश मन से बैठ कर इसको पढ़िए, क्योंकि मैं आपको बता दूं यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में निरंतर इससे प्रश्न आते रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी देखता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देख लिए, स्वतंत्रता पूर्व की भूधारणा पद्धति, ठीक है ना। उसके बाद भारत में भूजोतों का आकार, फिर भूमि सुधार, भूजोतों का सीमा निर्धारण, ठीक है, फिर भूदान और ग्रामदान, भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण, भूमि सुधार उपायों अथवा नीतियों की कमी, उपविभाजन और उपखंडन की समस्या का समाधान और भूमि सुधार कार्यक्रम। देखिए ये काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले यदि मैं बात करूं तो क्या क्या पद्धतियां थी, मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों के टाइम से लेके आज़ादी तक और उसके बाद आज़ादी के बाद और आज तक हम इसको दो खंडों में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं यदि बात करूं, काफ़ी आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सिलेबस हम लोग जब भी आपका पेपर होगा उससे पहले कंप्लीट कर लेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 1793 से यह माना जाता है कि अंग्रेजों द्वारा पहली नीति लाई गई कि जो राजस्व है, जो टैक्स है, वो ज़मीन पे और उनके उत्पादन पे कैसे लिया जाए। तो हम लोग अपनी पढ़ाई इस चैप्टर के यहीं से स्टार्ट करेंगे और आज तक अंग्रेजों के टाइम में 3 समय ऐसे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1793, 1920 और 1820 और 1833, ठीक है। तो इन तीनों समय में कौन कौन से नियम आए थे, कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो नियम लेके आए थे, उसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भूमि सुधार, कि भूमि का जो बंटवारा था उसमें किस प्रकार से आया सुधार, इसका निर्धारण कैसे है कि जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, कितना उनके पास ज़मीन है कि हम उसको मानेंगे कि यह छोटा किसान है या बड़ा किसान है, ठीक है। भूदान और ग्रामदान,
आज़ादी के बाद एक कार्यक्रम चलाया गया था भूदान, यानी कि जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन है वो दान करें, ग्राम दान करें। पहले क्या था कि जो जमींदार टाइप के लोग होते थे उनके पास गांव-गांव ज़मीन होती थी, 50 गांव 25 गांव, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद एक ऐसा आंदोलन टाइप का चला, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार आंदोलन चला था ना कि स्वच्छता अभियान का, तो लोगों में थोड़ी जागरूकता आई थी। तो इस प्रकार का एक आंदोलन चला था कि भूदान और ग्राम दान, यानी कि आप सरकार को अपनी भूमि दान करिए, फिर सरकार उनको वितरित करेगी जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे भूमि अभिलेखों का नवीकरण। नवीकरण मतलब कि आज का जो टाइम है, जो मॉडिफिकेशन है, जो भूमि के बंटवारे में मॉडिफिकेशन है, वो किस प्रकार से हुई है। कुछ लोग गांव देहात में होंगे तो जानते होंगे कि सीलिंग एक पद्धति थी ना आज़ादी के बाद कि भैया इनके पास जो खेत हैं, ज़मीन है बहुत ज़्यादा है, तो सीलिंग में यह निकल जाएगी। निकलने का अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट सीलिंग के तहत इनकी ज़मीन को अधिकृत कर लेगी और कमज़ोर और भूमिहीन जो किसान मजदूर हैं उनमें वितरित कर देगी, ठीक है ना। तो उस पद्धति को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भूमि सुधार उपायों अथवा नीतियों की कमियाँ। अब भूमि सुधार में आज भी जो भूमि का बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो कौन कौन सी नीतियाँ बनी, उनमें क्या कमियाँ रहीं, सरकार की जागरूकता कहाँ तक मैटर करती है, ठीक है ना। देखिए हमारे देश का यह दुर्भाग्य आप मान लीजिए कि वही मुद्दे प्रचलन में आते हैं जिससे राजनीतिक फायदा होता है, ठीक है ना, जिनसे राजनीतिक पार्टियों को वोट बैंक का फायदा होता है, वो मुद्दे ज़्यादा फेमस होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि वो मुद्दे ज़्यादा फेमस होते हैं, लेकिन जिनसे उनकी वोट पॉलिटिक्स को फ़ायदा नहीं होता, वो मुद्दे दब जाते हैं। आप लोगों ने इलेक्शन में भी कौन कौन से मुद्दे उठे होंगे आपने देखा होगा, ठीक है ना, उस पर मैं नहीं आने वाला, वो आपका विषय है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भूमि सुधार उपायों अथवा नीतियों की कमी क्या है कि नीति बनाने वाले और उसको लागू करने वाले, जैसे क्या है कि एक वर्ग के पास ज़मीन अधिक है, यदि कोई सशक्त नीति आ गई कि अब इनकी भूमि लेकर बंटवारा करना है, हो सकता है कि किसी एक पार्टी का जो रूलिंग पार्टी हो वो उसका मेजॉरिटी वोटर हो, ठीक है ना, तो वो मुद्दे दब जाएंगे, वो मुद्दे उतने प्रकाश में नहीं आएंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट भी संभव है कि ऐसी पार्टी है कि जो उसका वोट बैंक वो वर्ग नहीं है तो वो उस मुद्दे को ज़्यादा उठाएगी। बात समझ में आई। तो कहने का अर्थ क्या है कि राजनीतिकरण का शिकार हो जाते हैं, ऐसी जो नीतियां आती हैं वो राजनीति का शिकार हो जाती हैं, इसलिए इनमें अभी बहुत अधिक सुधार करने का महत्व है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। उपविभाजन और उपखंडन की समस्या का समाधान। अब इसकी समस्या का जो समाधान है कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि में सुधार हो, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, उनको ज़मीन मिले, उसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, इन सब बातों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा चैप्टर है यह सिर्फ यूपी लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें हम इतिहास से जुड़े काफ़ी घटनाक्रमों को देखेंगे। जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, हम पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। फिर मुनरो का आएगा, ठीक है ना, फिर लॉर्ड मुनरो का आएगा, फिर विलियम बेंटिक का आएगा। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो कि ब्रिटिशर गवर्नर हैं। तो भूमि सुधार में इनकी क्या नीतियाँ रही हैं, यह आधुनिक भारत के इतिहास में आप लोगों ने खूब बैठ कर पढ़ा होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आधुनिक भारत से भी यदि कोई प्रश्न आए, कोई हिस्ट्री जीके से भी यदि आपका कोई प्रश्न आए तो वह भी नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह लेखपाल की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ इतिहास की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई। तो यह हमारे 9 टॉपिक हैं, इसको हम एक एक टॉपिक करके काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। तो आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय। स्वतंत्रता पूर्व की भूधारणा पद्धति। स्वतंत्रता पूर्व 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा ऐसा तो संभव ही नहीं है। कुछ बच्चे घबरा तो नहीं गए ना, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ये बहुत छोटी बात है कि आज़ादी 1947 में, ठीक है ना। तो उसके पूर्व, अब उसके पूर्व का और उसके बाद का कहने का अर्थ क्या है, इस पर जरा गौर करिएगा
कि पूर्व और बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि स्वतंत्रता के पूर्व और बाद पढ़ने का अर्थ क्या है। पूर्व में अलग व्यक्ति थे तो उनकी अलग नीतियाँ थी, बाद में अलग व्यक्ति सरकार में आए तो उनकी अलग नीतियाँ होंगी। यदि मैं पूर्व की बात करूं तो 1793 से 1947 तक ब्रिटिश रूलर ने नीतियाँ बनाई, तो उनका क्या मुद्दा था, ठीक है ना। उसके बाद 1947 के बाद से आज तक भारत सरकार की क्या नीतियाँ रही हैं, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। अब भारत सरकार के मुद्दे को, उनकी नीतियों को ब्रिटिश के साथ पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसलिए पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। बात समझ में आई। तो 1793 से 1947 यानी कि ब्रिटिश भारत। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा कि स्वतंत्रता पूर्व की भूधारण पद्धतियाँ। भूधारण पद्धति का अर्थ क्या हुआ कि जो दीवानी थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतिहास में 50 बार दीवानी शब्द आता है लेकिन बच्चों को दीवानी का अर्थ यह नहीं पता होता। वो ऐसा सोचते हैं कि दीवानी का अर्थ है कि वो शासन कर रहा है। शासन का सिर्फ एक विभाग है दीवानी। मैं यदि बोलूं कि भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, तो भारत सरकार के मंत्रालय एक से अधिक है लेकिन उनमें रक्षा मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो उसी प्रकार से सरकार का एक विभाग होता है दीवानी, और उस विभाग का कार्य क्या होता है कि जो किसान हैं उनसे राजस्व वसूलना, उनसे टैक्स वसूलना, उनके ज़मीन पे, उनके उत्पादन पे टैक्स वसूलना, उसको दीवानी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लासी और बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लिया करिए। तो फिर उसमें क्या हुआ कि बंगाल, अवध और बिहार का जो दीवानी राइट्स था वो अंग्रेज़ों के पास आ गया। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर बच्चों के दिमाग में यह आता है कि अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया था, किया था शासन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किया था, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पर जो सुल्तान थे, जो जहाँ पनाह लोग थे, वो लोग बैठे हुए थे, लेकिन अब वो लोग बस केवल नाम के बैठे हुए थे, लेकिन शासन उनका ही था। बात समझ में आई ना। लेकिन दीवानी राइट्स अंग्रेज़ों के पास आ गई थी। अब आप बताइए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और मैं यदि 200-300 साल पहले का जिक्र करूं तो उस समय जो मेन मुद्दा था वह किसानी था, एग्रीकल्चर था। जो टैक्स मिलते थे वो किसानी से मिलते थे, यानी कि कृषि व्यवस्था से मिलते थे। जो कृषक थे वो ज़्यादा टैक्स देते थे। तो अब अंग्रेज़ों ने दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लिया, दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब किसानों से कर राजस्व वसूलने का जो कार्य है वो अंग्रेज़ों का होगा। अब सारी दीवानी, सारे टैक्स उनको मिलेंगे, ठीक है ना। अंग्रेज़ों का पहला जो मुद्दा था, मैं आपको बता दूं कि वह धन अर्जित करना था। शासन तो उनका सेकेंडरी मुद्दा था। वो शासन इसलिए ही करे क्योंकि उससे उनको ज़्यादा धन की प्राप्ति हो। जो यहाँ के राजा हैं, सुल्तान हैं, जहाँ पनाह हैं, उनको कर न देना पड़े, यानी कि उनको टैक्स ना देना पड़े। उससे ही बचने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले शासन करना स्टार्ट किया। यानी कि इनका जो प्रथम मोटो था वह धन एकत्रित करना ही था, वह पैसा ही कमाना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो आप सोचिए, ब्रिटिशर्स जो थे वो उनका जो भौगोलिक एक्टिविटी थी, इन्वायरमेंट था, वो काफ़ी ठंडा था। यानी कि जो उनका देश है वो काफ़ी ठंडा है और भारत में गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो लोग यहाँ पर क्यों मर रहे थे? कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए थे। कुछ ब्रिटिशर्स, यूरोपियन इतिहासकार बोलते हैं कि वो भारत को सभ्य बनाने के लिए आए थे। भारत अति पिछड़ा हुआ देश था, यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी, अंग्रेज़ों ने इनको आके सभ्य बनाया। उनको क्या पड़ी थी सभ्य बनाने की? बात समझ में आई नहीं? इतनी गर्मी में, गर्मी का अर्थ क्या है कि मैं अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हमारा देश तो काफ़ी सुंदर है, हमारे लिए बहुत अच्छा कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पर गर्मी अत्यधिक थी। किसी अंग्रेज को आप लाकर आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ धूप में आप खड़ा कर दो, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर थे, वो फिर भी यहाँ पर थे। तो क्यों थे? धन संग्रह के लिए। धन संग्रह करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। और यह जो कार्य था, यह भूमि सुधार कार्यक्रम के नाम से उन्होंने अपना स्टार्ट किया
कि दीवानी राइट्स के तहत हम यहाँ पर धन एकत्रित करेंगे। जब उन्होंने पहली बार अधिकार किया अवध, बिहार और बंगाल पे, तो सबसे पहले उन्होंने दीवानी राइट्स मांगे, और दीवानी का जो वो है संबंध है वो इसी से है, स्वतंत्रता पूर्व की भूधारण पद्धतियाँ, कि उन लोगों ने कौन कौन से नियम निकाले कि जिससे उनको राजस्व मिले, जिससे उनको जो जमीन थी, जो उत्पादन था, उससे उनको काफ़ी अधिक टैक्स मिले। वो कौन कौन से नियम थे वो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग को फीलिंग आ गई होगी कि ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा क्या है, कि सारा जो खेल था वो पैसा कमाने का ही था, ठीक है ना। तो और जो सबसे बड़ा उस समय डिपार्टमेंट था पैसे कमाने का, दीवानी, जैसे आज बोलते हैं ना जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, गब्बर सिंह टेस्ट, नहीं जीएसटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा विपक्ष और पक्ष दोनों को बोलना पड़ता है ना, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। बात समझ में आई ना। खैर मस्ती मजाक आगे देखते हैं। तो यह 3 चीज़ें ऐसी थी जो अंग्रेज लागू करके धन इकट्ठा करने का प्रयास किया, यानी कि दीवानी राइट्स के तहत इन लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया। तो पहला क्या था, स्थायी बंदोबस्त, यानी कि जमींदारी प्रथा मैं बोलूं या फिर मैं स्थायी बंदोबस्त बोलूं, यह पहला कार्यक्रम था कि जिससे अंग्रेजों ने टैक्स वसूला। अब दूसरा क्या था, महालवाड़ी, इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली, कुछ दिक्कतें आई, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट होता रहता है, नीतियाँ आती हैं, फेल होती हैं, अच्छी नहीं होती, तो कुछ में बदलाव होता है, कोई दूसरी नीति आती है, ठीक है ना। तो 1793 में जमींदारी प्रथा या फिर स्थायी बंदोबस्त, आप लोगों ने गांव में अपने देखा होगा कि इनके पूर्वज तो जमींदार थे, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या था कि आसपास के क्षेत्रों का उनके पास कंट्रोल होता था, आसपास की जो ज़मीनें होती थी वो उनके अंडर में होती थी, और वो किसानों को देते थे खेती करने के लिए, और उनसे टैक्स लेते थे, और उनसे टैक्स लेकर कुछ अपने पास रखते थे और कुछ अंग्रेज़ों को देते थे, कुछ अपने पास थे रखते और ज़्यादा अंग्रेज़ों को देते थे, ठीक है ना। हाँ, वो उनका फिक्स था। मैं जब इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कितना वो खुद के पास थे रखते और कितना अंग्रेज़ों को देते थे। तो स्थायी बंदोबस्त का अर्थ क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा, और जमींदारी प्रथा को ही स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। दूसरा था महालवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए, जो स्थायी बंदोबस्त था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेकर आया था। जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से तो उसमें मैं बताऊंगा, यह एक गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। फिर इसके बाद आई रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है। फिर उसके बाद आई रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर आई महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, रैयत मुनरो, र आ रहा है कुछ, रैयत मुनरो, रैयत मुनरो, ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए निमोनिक्स टाइप का। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड मुनरो लेकर आया था। कौन लेकर आया था? मुनरो। और जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना, तो विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, इसको हम देखेंगे, और मुनरो। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो, रैयतवाड़ी मुनरो, रैयत मुनरो, ठीक है ना। फिर महालवाड़ी बेंटिक। तो आप लोगों ने देख लिया कि अंग्रेजों के टाइम में 3 तरीके आए थे राजस्व वसूलने के, उसमें था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया स्थायी बंदोबस्त को, ठीक है ना। और रैयतवाड़ी, रैयत मुनरो, ठीक है ना, और महालवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड बेंटिक लेकर आया। और इसमें क्या क्या रूल्स थे, ठीक है ना, किस प्रकार से टैक्स वसूलते थे लोग, महालवाड़ी का अर्थ क्या होता है, रैयतवाड़ी का अर्थ क्या होता है, जमींदारी प्रथा को स्थायी बंदोबस्त क्यों बोलते थे, ये हम जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपने अगले उसमें लेक्चर में तो देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भारत में भू जोतों का आकार और भू धारण। कि जो हमारा भारत देश है, ठीक है ना, जो हमारा भारत देश है उसमें कितने बीघे लोग, कितने हेक्टेयर भू जोत यानी कि कृषि होती है, या फिर ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कृषि हो सकती है,
उसको हम देखेंगे। ये कुछ डेटा हैं, डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और डेटा को आपको याद करना होता है क्योंकि वो डेटा है, ठीक है। कृषि संगणना, संगणना का अर्थ क्या होता है कि जब इस पे जैसे जनगणना होती है ना, काउंटिंग, वैसे होती है संगणना, यानी कि खेतों का आकार वकार इसमें सब कुछ देखा जाता है। लोग आगे आपसे पूछेंगे, सरकारी आदमी, आपके पास कितनी ज़मीन है, मतलब सारा कुछ ब्यौरा निकाला जाता है। सन 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील, क्रियाशील का अर्थ है कि जहाँ पर क्रिया हो रही है, जहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पर कार्य हो रहे हैं। यदि कोई 1,000 साल से बंजर पड़ा हुआ है तो उसको हम क्रियाशील नहीं मानेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर क्रिया हो रही है। जोतों की कुल संख्या वर्ष सन 2010-11 में 138.35 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन, ठीक है ना, मिलियन को 10 लाख को बोलते हैं, और हेक्टेयर। देखिए, जब मैं आपको अपने ग्राम समाज एवं विकास में एक चैप्टर है हमारा, जिसमें बीघा, बिस्सा, एकड़, हेक्टेयर, ठीक है ना, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ाएंगे। तो हेक्टेयर को लेकर टेंशन लेके मत बैठ जाइएगा कि हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है, बीघा क्या होता है, बिस्सा क्या होता है। जब उस चैप्टर में आएगा तो हम कंप्लीट वहाँ पढ़ लेंगे। पीएचडी करने मत बैठ जाइएगा तुरंत, पहले इसको कंप्लीट करिए, ठीक है ना। तो सन 2010-11 में 138.35 मिलियन हेक्टेयर थी क्रियाशील जोतों की संख्या, ठीक है ना। अब जो बढ़कर वर्ष सन 2015-16 में 146.45, देखिए 138 से कहाँ पे आ गए, 146.45। अब यंत्र काफ़ी आ गए हैं भारत में। आप लोग ग्रामीण में देखे होंगे, जो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होता है, जैसे कि जेसीबी आ गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं, अच्छे अच्छे हल आ गए हैं, ठीक है ना। पानी की सुविधा जो है, बोरिंग मशीन लग गई है, नहरें खुदी जा रही हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि पहले और बाद में सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो इसलिए क्रियाशील जोत है वो अधिक हो गया है, यानी कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो लोग अधिक भूमि पर खेती कर रहे हैं। बात समझ में आई ना। तो आप लोग इस डेटा को याद रखिएगा कि सन 2010-11 में जो क्रियाशील जोतों का जो दायरा था वो 138.35 मिलियन हेक्टेयर था, और अब सन 2015-16 यानी कि जो सबसे लेटेस्ट डेटा है, अभी फिर से आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी आया नहीं है, तो 146.45 मिलियन हेक्टेयर हो गई है, ठीक है ना। यानी कि 138 से 146, 8 मिलियन हेक्टेयर लगभग बढ़ गई है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि लगभग कितना बढ़ गया, ठीक है ना। तो 7.85 ऐसा कुछ बढ़ा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस क्रियाशील भूमि जोतों में वर्ष सन 2010-11 से सन 2015-16 के बीच 5.85% भूमि की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 7-8 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है, और प्रतिशत में 5.8, यानी कि मैं यदि 100 में उसका प्रतिशत लगाऊं तो 5.85। दो प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि सन 2010-11 में क्रियाशील भूमि जोतों की जो एरिया था वो कितना था, सन 2015-16 में कितना हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा, और कितना मिलियन हेक्टेयर बढ़ा। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, आप इसको शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो PDF है वो रैंकाइन एकेडमी का, ठीक है ना, आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए तो उस पर, और रैंकाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारा कुछ PDF मिल जाएगा। बात समझ में आई, उसके लिए परेशान नहीं होना। इसके विपरीत परिचालित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष सन 2010-11 में 159 मिलियन हेक्टेयर था, जो वर्ष सन 2015-16 में घटकर 157.82 मिलियन हेक्टेयर रह गया। देखिए, परिचालित का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पर कार्य चल रहा था, जहाँ पर कार्य चल रहा था। अब देश में क्या होता है कि घर भी बनते हैं, बिल्डिंगें भी बनती हैं, कंपनियां भी बनती हैं, इसलिए परिचालित क्षेत्र घट गया है। और कितना घटा है, 1 परिचालित क्षेत्र जो था, क्रियाशील क्षेत्र तो बढ़ा है लेकिन परिचालित क्षेत्र घट गया है। सन 2010-11 से सन 2015-16 में 1.11% की वृद्धि हुई है। 2 फैक्टर यहाँ पर होते हैं, एक क्रियाशील क्षेत्र और दूसरा परिचालित क्षेत्र। क्रियाशील क्षेत्र जो है वो बढ़ा है और परिचालित क्षेत्र घटा है, ठीक है ना। परिचालित क्षेत्र के आंकड़े भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सन 2010-11 में 159
मिलियन हेक्टेयर था, जो वर्ष 1516 में 157.82 रह गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो परिचालित क्षेत्र हैं, अब इसमें हम यह देखेंगे कि कोई यदि व्यक्ति है और उसके पास इतनी ज़मीन है, इतने हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कैटेगरी का अर्थ है श्रेणी। देखिए जब सरकार की कोई योजना बनती है तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान देते हैं कि यह योजना किस श्रेणी के लोगों को मिलेगी। सीमांत जोत वालों को मिलेगी, कि लघु जोत कृषक को मिलेगी, कि अर्ध मध्यम जोत को मिलेगी, कि मध्यम जोत को मिलेगी, कि बृहद जोत को मिलेगी। अब ये जो कैटेगरी है यह कैसे डिफाइन होता है? उसका नाम देख के, कि इसका नाम ए से स्टार्ट है तो ये बृहद जोत वाला है, इसका नाम बी से है तो मध्यम है, तो सी से है तो अर्ध मध्यम है। बात समझ में आई ना? ऐसे नहीं होता, यह उनके पास उपलब्ध भूमि से होता है कि इस व्यक्ति के पास भूमि कितनी है। बात समझ में आई? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम यानी कि 3.96 एकड़। बात समझ में आई ना? 3.96 एकड़ यदि उस व्यक्ति उससे भी कम यदि उस व्यक्ति के पास है जमीन है, भूमि है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सीमांत जोत बोलेंगे। ठीक है ना? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले व्यक्ति को सीमांत जोत वाला व्यक्ति बोलेंगे, कि इसके पास कम है, यानी कि सीमांत जोत है। सीमांत का अर्थ होता है कम। ठीक है ना? और 1 और 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1 और 2 हेक्टेयर के बीच में है, तो इसको बोलेंगे लघु जोत का, कि यह भी व्यक्ति छोटा ही है, लघु ही है, लेकिन सीमांत जोत से थोड़ा सा अधिक है। बात समझ में आई? इसके बाद देखेंगे अर्ध मध्यम जोत। लघु तो छोटा हो गया, मध्यम का बीच वाला हो गया, लेकिन अर्ध है। मध्यम का मतलब कि ज़्यादा नहीं है, तो वो कितना होगा? 2 से 4 हेक्टेयर। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि है तो वह मध्यम जोत का, अर्ध मध्यम जोत का व्यक्ति होगा। अब यदि मैं मध्यम जोत की बात करूं तो 4 से 10 हेक्टेयर, यदि मैं बृहद जोत की बात करूं तो 10 हेक्टेयर से अधिक। किसी व्यक्ति के पास, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के पास यदि 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो वह बृहद जोत का व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितने भारत में शेर हैं, यानी कि बहुत कम है। ठीक है ना? इसके डेटा भी आपको मिल जाएंगे। तो यह क्या है कि भूमि क्षेत्र और उसकी श्रेणी। मैं आपको फिर से बताता हूं कि हेक्टेयर, एकड़, भूमि, बिस्सा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है ना? कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर हमने देख लिया सीमांत जोत, 1 से 2 के बीच में लघु, 2 से 4 में अर्ध मध्यम जोत वाला, और 4 से 10 में मध्यम जोत, और 10 हेक्टेयर से ऊपर जो होता है बृहद जोत का होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व का हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमने बेसिक इंट्रो आपको बताया कि अंग्रेजों के समय में राजस्व यानी कि दीवानी वसूली के कौन कौन से नियम थे। तो स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी को हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट तरीके से इसको देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि रैंकाइन एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना? और हमारे साथ कंप्लीट जर्नी के लिए जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।